हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 7 जो कि क्लास 8 के साइंस हम कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 7 का 2 पार्ट हो चुका है। अभी हमें 3rd पार्ट करना है, ठीक है। तो 2 पार्टों में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार मेमोराइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था वनोन्मूलन के बारे में कि वनोन्मूलन क्या होता है, उसके क्या क्या परिणाम हो रहे हैं। आगे पढ़ा था हम लोगों ने कि वन्य प्राणी के संरक्षण। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जैव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति जात, प्राणी जात वगैरह के बारे में, ठीक है। आज हमें पढ़ना है कि विशेष क्षेत्र प्रजाति क्या होती है। तो ये चीज हमें आज यहाँ से पढ़ना है कि ये विशेष क्षेत्र प्रजाति क्या होती है, क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है। तो बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और ये यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। तो ये जो गिलहरी इन्होंने देखा, यहाँ पे देखिए इसका पिक्चर भी दिया हुआ है विशेष गिलहरी का, विशाल गिलहरी का, जिसका ये क्या होता है कि इसकी पूंछ क्या है, काफी लंबी है। तो यही देख के बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि ये हर जगह तो पाई नहीं जाती है, तो इसलिए वहाँ पे देखा तो इन लोगों को लगा कि आखिर ये इसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। तो माधव जी बताते हैं कि ये कैसी गिलहरी है, तो विशाल गिलहरी है, जो कि क्या है इसके जो ये है ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है, मतलब किसी विशेष स्थान पे ही पाई जाती है। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज का मतलब कि पौधे एवं जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। फिर ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं। किसी विशेष प्रकार का पौधे या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकती है। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ देखकर विशेष क्षेत्रीय वन जगत का उदाहरण दिया। तो दिखाकर वो क्या कर रहे हैं कि साल और जंगली आम, यहाँ पे फोटो जो दिया हुआ वो जंगली आम का फोटो है, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं माधव जी, और बताते हैं कि ये भी क्या है, वनस्पति है, वो किस प्रकार की विशेष क्षेत्रीय वनस्पति है। कह रहे हैं कि विशन, भारतीय विशाल गिलहरी, फिर तथा उड़ने वाली गिलहरी, यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो अभी तक नहीं जानते होंगे कि गिलहरी भी उड़ने वाली होती है। तो उड़ने वाली गिलहरी, फिर इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्र प्राणी है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने बढ़ती हुई जनसंख्या और नए स्पीसीज के प्रवेश से विशेष रूप से स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके स्वामित्व को भी खतरा हो सकता है। तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वनों की कटाई हो रही है, तो ये जहाँ रहते हैं उनका क्या हो रहा है, उनका आवास नष्ट हो रहा है, तो इनकी प्रजाति भी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आगे स्पीसीज सजीवों की समाविष्ट का वह समूह है जो कि एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्य के साथ तथा अन्य जाति के सदस्य को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्य में समान लक्षण पाए जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि उसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ और अन्य जाति को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो अपनी जातियों के साथ क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। और समान जाति के सदस्य में कैसे होते हैं, समान लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे समझते हैं, आगे इसके बारे में क्या दिया हुआ है। आगे वन्य प्राणी अभयारण्य पढ़ना है, ठीक है। वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था
पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो ये इन्होंने तो पंचमढ़ी में प्रवेश कर लिया है, लेकिन आगे जाते जाते पहेली ने देखा कि एक बोर्ड लगाया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी यानी कि जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं क्या कि आरक्षित वनों की तरह, तो जैसे आरक्षित वनों में क्या किया जाता है, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरीके से ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर प्राणी वन्य प्राणी यानी कि जंतु को सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणी अथवा जंतु को मारने या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषेध एवं दंडनीय अपराध है। तो जिस जगह पे वन्य प्राणी अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है, उस क्षेत्र के आप किसी भी जंतु को मार नहीं सकते हैं, यानी उसका शिकार नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण संकटपन्न वन्य जंतु, कुछ ऐसे भी जंतु है जो क्या है, संकटग्रस्त है, मतलब कि उनकी स्पीसीज धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। जैसे कि काले हिरण, श्वेत व आंख वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाला बत्तख, घड़ियाल, कक्ष मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। तो ये वाली क्या होती है, संकटपन जितने भी जंतु है इनको इसमें रखा गया है वन्य प्राणी अभ्यारण्य में, ताकि कोई इनका शिकार नहीं करे, कोई इनको पकड़ नहीं सके। ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। आगे समझते हैं कि भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदी के डेल्टे की झाड़ी भूमि तथा बुशलैंड है। तो अभ्यारण्य में आपको ये सारी चीजें जगह देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर पहाड़ी वन भी देखने को मिलेगा, बड़ी नदियाँ भी देखने मिल जाएगी, डेल्टा, झाड़ी भूमि, फिर बड़े समतल वन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। कह रहा है कि यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि ये संरक्षित क्षेत्र इसलिए बनाया जाता है ताकि उनको सुरक्षा दिया जा सके। ठीक है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि यहाँ वहाँ भी ये लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग उनके वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। मतलब कि उसके अगल बगल के क्षेत्रों पर लोग बोलते हैं कि ये हमारा वन, ये हमारी जमीन है, वहाँ का वन क्या कर देते हैं, धीरे धीरे लोग काट देते हैं, और काटने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ के जो जंतु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर बच्चों को प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर भ्रमण की याद ताज़ा करने को कहा गया। प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर के भ्रमण करने को कहा गया। उन्होंने स्मरण है कि प्राणी उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणी यानी जंतुओं को संरक्षण करते हैं। ठीक है। कह रहा चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर चिड़ियाघर और वन्य प्राणी के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। कह रहे निकट के चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए, वहाँ के प्राणियों के किन किन परिस्थिति वातावरण में रखा गया इनका परीक्षण कीजिए। कह रहे क्या वे जंतु जो जीवन के लिए उपयुक्त है, क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं, क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अथवा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो वन्य प्राणी होता है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वो कैसा आवास होता है, उनका प्राकृतिक आवास होता है, जबकि चिड़ियाघर कैसा होता है, उनका कृत्रिम आवास दिया जाता है। आपके विचार में चिड़ियाघर में अधिक आराम से है या फिर प्राकृतिक आवास में। तो आप लोग को भी लग रहा होगा कि सबसे तो अच्छा क्या है, प्राकृतिक आवास, क्योंकि कोई भी अपने घर में रहना पसंद कर लेता है। तो ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी आपको। आगे समझते हैं कि चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य तो समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कह रहा है कि सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ही है। पंचमढ़ी भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। कह रहे बच्चे अब जानने के लिए उत्सुक थे कि माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो यह कैसा क्षेत्र होता है, विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है तथा पर्यावरण को संपूर्ण घटकों का संरक्षण करता है, यानी पर्यावरण के पूरे घटकों का क्या करता है, संरक्षण करता है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं।
यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि फिर तथा ऐतिहासिक भूमि का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रथम आरक्षित वन है। तो यहाँ पे ये भी चीज याद रखिए कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है, तो यही सतपुड़ा क्या नाम है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर कह रहा है कि सर्वोत्तम किस्म के टीक यानी कि सागवान इस वन में मिलते हैं। तो सागवान के वृक्ष आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल जाएगा। आगे यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टान में आवास भी स्थित है, यानी कि शरण भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों को प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। तो अगर आप जाएंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तो वहाँ पे देखेंगे कि चट्टानों से क्या किया गया है, घर बनाए गए हैं। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो मनुष्य थे पहले आदि मानव, वो कैसे रहते थे, वो वनों में ही रहते थे, चट्टान के घर में और जानवर जंतुओं के बीच में। कह रहा है कि चट्टानों के इन मानव आवासों से कुछ पेंटिंग कलाकृति भी मिलती है। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। तो पंचमढ़ी में अभी तक 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, मतलब कि जो फिगर फोटो पेंटिंग बनाया गया है उसमें क्या क्या बनाया गया है, तो कलाकृति है कि लड़ते हुए बनाया गया है कि जंतु और मानव लड़ रहे हैं, या शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि जैसे ही बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक और बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। तो उस पे क्या लिखा था, वो ऊपर वाले पे लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे लिखा हुआ सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। यानी माधव जी बताते हैं कि हमारे सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघ परियोजना लागू की है। तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे बाघ की संख्या क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, कम हो रही थी। तो सरकार क्या करती है कि बाघ परियोजना चलाती है और प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाई हुई है, जिससे हम क्या करें, बाघों का संरक्षण कर सकते हैं। करें इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों का उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। तो इसका क्या था, इसका उद्देश्य कुल मिला के इनका उद्देश्य यही होता है कि हम बाघों को बचाएं, ज्यादा से ज्यादा उनके भोजन जो करते हैं उनकी उपलब्धता कराएं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ फोटो, बाघ का फोटो दिया हुआ है, जंगली भैंस का दिया हुआ है और आगे बारहसिंगा का दिया हुआ है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या इस वन में अभी भी बाघ पाए जाते हैं, तो कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ को देख सकता हूँ। तो बाघ 7.4 में फोटो जो देख लिए हैं, इन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहा है, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जो सतपुड़ा बाघ अभयारण्य बनाया हुआ है आरक्षित क्षेत्र, उसमें अभी भी क्या है, बाघ है और उसमें धीरे धीरे उनकी संख्या है क्या हो रही है, बढ़ रही है। अतः यह संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ये सारी भी जंतुएं पाई जाती थी, शेर, हाथी, जंगली भैंस, ये सारी चीज। पर वे जंतु कह रहा है कि पर वे जंतु क्या हो गए हैं, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त होते जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, संकटपन्न जंतु। वो संकटपन्न जंतु किसको कहते हैं कि जो भी जंतु है, ठीक है, उनका जो भी निर्धारित किया गया स्तर है कि इतना रहना चाहिए, इससे वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होते जा रही है। कम होने का अर्थ है कि वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। इसीलिए उनको बोल दिया है कि संकटापन्न है, मतलब कि उनको संकट है। बूझो को डायनासोर के विषय में याद आया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके। तो डायनासोर के बारे में पता ही होगा कि वो अब विलुप्त हो गए हैं पूरी पृथ्वी से। कर है कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य
से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम किए जाते हैं। आदि मानवीय गतिविधि जैसे कि चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या फिर मारना, जलावन पौधे की लकड़ी और औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। तो जो भी राष्ट्रीय उद्यान उसमें ये सारी चीज़ आप नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी भी जानवर को चराने नहीं ले जा सकते, वहाँ पे शिकार नहीं कर सकते, वो भी अवैध तरीके से। फिर जानवरों को पकड़ नहीं सकते या फिर उसे मार नहीं सकते, या फिर लकड़ी नहीं काट सकते जलावन के लिए, और औषधि पेड़ को एकत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माधव जी पहले ही बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। तो जो छोटे जंतु होते हैं वो क्या हो रहा है, अत्यधिक विलुप्त है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार देते हैं। तो आप लोग भी देखते होंगे कि आप सांप देखते हैं तो उसको बिना मारे छोड़ते तो नहीं है, जब आपकी नज़र में आ गया तो आप उसको मारने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये जो छोटे जंतु होते हैं, लोग इनको मारने में, क्योंकि ये छोटे होते हैं और मारने में थोड़ा आसान होता है, इसीलिए लोग क्या कर देते हैं, इन्हें मार डालते हैं। तो ये जो छोटे जंतु है ये अपेक्षाकृत बड़े जंतु के अपेक्षाकृत जल्दी विलुप्त हो रहे हैं, और पारितंत्र में इनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, अब ये जो जितने भी जंतु हैं सबका एक एक पारितंत्र में इम्पोर्टेंस होता है। एक भी अगर जानवर इधर उधर होता है तो हमारी पारितंत्र क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। उनको मार कर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। तो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हम इनको मार कर, सोचते हैं कि हम मार देंगे तो हमें ये नहीं काटेगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे भी बड़ी हम हानि क्या कर रहे हैं, अपने पारितंत्र का जो बैलेंस है वो बिगाड़ रहे हैं, और धीरे धीरे वो किसके लिए हानि खड़ा कर, अपने लिए। तो यद्यपि वे आकार में छोटे हैं परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल में आहार श्रृंखला के भाग हैं। तो आहार जाल जहाँ बनाया जाता है वो आहार श्रृंखला क्या होते हैं, भाग होते हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए आप लोग को बोला जाता है कि आप हर एक क्लास को लाइन बाय लाइन पढ़िए। अब यहाँ पे आगे कक्षा 7 में पढ़ चुका है, जिन लोगों ने कक्षा 7 नहीं पढ़ा होगा उनके लिए क्या समझ में आ रहा है कि आहार जाल, आहार श्रृंखला क्या है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि हर एक क्लास का आप ध्यान पढ़िए। कह रहा है कि किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे कि जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक जैसे कि जलवायु, अजैव घटक में क्या आ जाएगा, जलवायु, भूमि यानी कि मिट्टी, नदी, डेल्टा, ये सारी चीजें संयुक्त रूप से मिलकर क्या करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मुझे आश्चर्य है, यहाँ बुझो बोल रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि यदि संकटपन स्पीसीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। कह रहे कि मुझे आश्चर्य है कि यदि संकटपन स्पीसीज का कोई रिकॉर्ड भी हो तो ये जो रिकॉर्ड होती है ये होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे रेड डेटा बुक के बारे में। ठीक है, तो ये रेड डेटा के बुक के बारे में, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा। अभी और है इसमें थोड़ा बहुत, अभी बहुत है इसमें, और देखते हैं। तो फिर हमें इसमें एक मैप भी करना है। तो यहाँ तक की वीडियो रखते हैं। अगर वीडियो में आपको अच्छा आया मज़ा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।